हेलो फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा प्रैक्टिस सेट का क्रम चल रहा है। प्रैक्टिस सेट में अभी तक हमने 5 प्रैक्टिस सेट देखे हैं। ये हमारा छठा प्रैक्टिस सेट होगा। हम हर प्रैक्टिस सेट में जीएस और सामान्य हिंदी को देख रहे हैं, तो उसी क्रम में हमारा सेट चलता रहेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो हमारा क्या है, पहला तो सामान्य ज्ञान हम देखेंगे। तो सामान्य ज्ञान में पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विस्तार कहाँ से लिया गया है। भारत में जो समवर्ती सूची, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विस्तार जो है संविधान में कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, तो बताएंगे यूएस से लिया गया है, स्विट्जरलैंड से लिया गया है, या फिर ऑस्ट्रेलिया, या फिर सोवियत संघ रूस से। तो बताएंगे किस देश से लिया गया है, या ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो समवर्ती सूची में कितने विषय है, तो समवर्ती सूची में 52 विषय है। कितने विषय है, तो इसमें 52 विषय है। नेक्स्ट है हमारा, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। जो जूते हुए खेत की खुदाई जो हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता जब खोदा जा रहा था तो उस समय हमें बहुत से अवशेष मिले, लेकिन जूते हुए खेत की जो अवशेष मिले वो कहाँ मिले, तो मोहनजोदाड़ो में मिले, कालीबंगा में, हड़प्पा में, या फिर लोथल में। क्या, तो यह कालीबंगा जो कि वर्तमान में राजस्थान में है। कहाँ पे है, तो यह राजस्थान में है। और जो है अवशेष खोजे गए थे, ये जो है गंगानगर जिले के जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी पर यह खोजा गया। कहाँ पर, तो राजस्थान में। कौन सा जिला, तो जिला गंगानगर, और घग्गर नदी के तट पर जो है यह खोजा गया। वहां पर हमें जुते हुए खेत के अवशेष मिले। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था। बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ, जिसे बौद्ध धर्म में कहते हैं महापरिनिर्वाण, और आम में कहते हैं, जैसे हम बोलचाल में तो उसे मृत्यु भी कह सकते हैं, कि महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुई वह कहाँ पे हुई, किसके गणराज्य में। तो बताइए कि वो मल्लों के गणराज्य में हुई, शाक्यों के, या लिच्छवी के, या फिर पालों के। तो बताएंगे, तो उनका जो महापरिनिर्वाण हुआ कहाँ पे हुआ, तो वह मल्लों के गणराज्य में हुआ। मल्लों का गणराज्य कहाँ पड़ता है, या कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण होता है। कब होता है, तो 483 बीसी में। 483 बीसी में इनका जो है महापरिनिर्वाण होता है। और ये जो थे शाक्य वंश के, शाक्य कुलीन से थे, शाक्य वंश के राजा थे, यानी कि शाक्य गणराज्य से थे। और बात करें इनके बचपन का नाम, तो सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता शुद्धोधन, और माता का नाम जो था महामाया था। लेकिन जो महामाया के मृत्यु होने के बाद उनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी से उनके पिताजी विवाह करते हैं, तो उनकी पालन पोषण कौन करती है, तो प्रजापति गौतमी करती है, जो कि उनकी माँ के रूप में हम जानते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन राजा था। जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी उस समय भारत का राजा कौन था, तो बताएंगे अकबर था, शाहजहां था, औरंगजेब था, या बहादुर शाह था। तो बताएंगे कि जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी तो उस समय भारत का राजा कौन था, तो उसमें भारत का राजा कौन था, तो एलिजाबेथ था। कैसे, तो जो एलिजाबेथ थी, एलिजाबेथ का शासनकाल कब तक चला था, तो एलिजाबेथ थी वह 1533 से लेकर के 1603 तक, 1533 से लेकर 1603 तक एलिजाबेथ का शासन था इंग्लैंड में। और भारत बात करें तो भारत में जो अकबर थे, अकबर ने द्वितीय पानीपत की युद्ध में जो है वहां से 1556 से गद्दी संभाला, और 1605 तक, 1526 पर गद्दी बैठे और 1605 तक इन्होंने अपना रोल निभाया। लेकिन जब यह 1603 में ही इनकी मृत्यु होती है, लेकिन उसमें किसका शासन चल रहा होता है, तो वह अकबर का ही शासन चल रहा होता है। इसलिए कह सकते हैं कि जो एलिजाबेथ के जो है समकालीन कौन था, तो वह अकबर था। इसी के समय जो होता है ब्रिटिश ईस्ट कंपनी जो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, उसकी स्थापना होती है कहाँ पर, तो वह इंग्लैंड में। वहाँ से कुछ लोग आए जो कि भारत में व्यापार करने के लिए 1600 में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। किसके समकालीन, वह अकबर के समकालीन। नेक्स्ट देखते हैं, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था। नादिर शाह ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मुगल शासक कौन था, तो बताएंगे अहमद शाह था, आलमगीर द्वितीय था, मोहम्मद शाह था, या रफी उद दर्जान था। तो बताएंगे कौन था उस समय जब नादिर शाह ने भारत पर चढ़ाई की, भारत पर
आक्रमण किया। तो नादिर शाह के बारे में पहले बता दें, तो नादिर शाह जो है इसे इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और इसने जो भारत पर चढ़ाई की थी वो कब की थी? तो 1739 में यह करता है। मुगल शासक कौन था? तो मुगल शासक मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह, जिसे हम रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं। तो मोहम्मद शाह उस समय शासक था। और जो युद्ध होता है, यह युद्ध 24 फरवरी 1739 को होता है। और मोहम्मद शाह जो है इसमें पराजित हो जाता है और नादिर शाह जो है वह जीतता है। यह कहाँ का था? नादिर शाह ईरान का था और यहाँ से जो है वह मयूर सिंहासन जिसे हम तख्ते या हाउस कहते हैं, और कोहिनूर हीरा, जो कोहिनूर हीरा था, उसे वह अपने साथ ले जाता है। तो कौन ले जाता है? तो वह नादिर शाह, जो कि अपने साथ ले जाता है। इसे याद रखेंगे कि उसमें शासक कौन था? तो वह मोहम्मद शाह था, जिसे रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हुआ? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका एकाधिकार जो चल रहा था भारत पर, वह कब समाप्त हुआ? तो वह समाप्त हुआ 1813। 1813 में जो चार्टर एक्ट भेजा गया ब्रिटेन से, उस एक्ट के तहत यहाँ से जो है उसका एकाधिकार समाप्त किया गया। किसका? कंपनी का। और जो वहाँ के शासक थे वह इस पर शासन करना चाहते थे, लेकिन वहाँ से एक फिर एक्ट आया जो 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत जो है भारत में भारतीय गवर्नर बनाए गए, जिन्हें हम विलियम बेंटिक के नाम से जानते हैं, जो कि पहले गवर्नर बने भारत के। उन्हें जो है भेजा गया 1833 चार्टर एक्ट के बने। और इसी चार्टर एक्ट के तहत 1833 के तहत जो है भारत में एकाधिकार जो है पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। तो इसे याद रखेंगे कि भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त किया गया? लेकिन 1833 में जो एक्ट आया था, लेकिन जो 1833 का एक्ट आया, इस एक्ट के तहत जो है पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन हमारा 7वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? 6 वर्ष तक लगातार कौन रहा भारत का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू रहे, अबुल कलाम आजाद, जी के गोखले या दादा भाई नौरोजी। तो बताएंगे 6 साल लगातार वह भारत का जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। तो कौन रहा? तो अबुल कलाम आजाद। कौन? तो अबुल कलाम आजाद। इनके बारे में बता दें तो यह एक लेखक भी थे, विद्वान, और एक कविताकार थे। यह हर चीज में निपुण थे, जिन्हें भारत का पहला शिक्षा मंत्री भी बनाया गया था अबुल कलाम आजाद को, जिन्हें मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से जानते हैं। इन्होंने जो है कब से कब तक रहे? तो वह 40 से लेकर 45 तक, 1940 से लेकर 1945 तक यह लगातार 6 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहे। इन्होंने 1923 में भारतीय नेशनल कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने। सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट कौन बने? तो अबुल कलाम आजाद बने। कब? 1923 में जो है सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने। कब? 1923 में। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? यानी कि सबसे कम जो है वार्षिक वर्षा होती है? तो बेल्लारी में, जैसलमेर, या जोधपुर, या लेह में। तो बताइए कि कहाँ पर होती है सबसे कम वर्षा, वार्षिक वर्षा? तो लेह में होती है। लेह जो कि लद्दाख में यह सबसे कम वर्षा होती है। लद्दाख जो है यह एक बर्फीली एरिया है। क्या है? यह एक बर्फीली एरिया जिसे शीत मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर वर्षा जो होती है, वर्षा 12.8 mm जो है प्रतिवर्ष होती है। कितना? 12.8 mm प्रतिवर्ष होती है, क्योंकि यह जो है यह शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, लेह जो लद्दाख कहते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है। कोंकण रेल मार्ग जो है वह कौन सा मार्ग नहीं जोड़ता है? वह बेलगांव को नहीं जोड़ता है, या फिर बडगांव को, या रत्नागिरी को, या फिर उडुपी को। बताइए कि जो कोंकण रेल मार्ग है यह किसको नहीं जोड़ता है? किसको नहीं जोड़ता है? तो यह बेलगांव को नहीं जोड़ता है। किसको? या बेलगांव को नहीं जोड़ता है। यह जो रेल मार्ग है पहली बार कब बना चला? तो यह 26 जनवरी 1981 को यह पहली बार जो है चला, यहाँ से जो है ये चलना प्रारंभ हुआ। और बता दें इसके बारे में कि यह कितने राज्यों को अपने साथ मिलाता है, कोंकण जो रेल मार्ग है? तो यह महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। कर्नाटक और केरल, यह 4 राज्यों को जो है कोंकण रेल मार्ग जोड़ता है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा को। आगे देखते हैं 10 नंबर। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो बताएंगे कि पहाड़ जो शिखर है वह भारत में और उपस्थित नहीं है। बताएंगे गोसाई थान या कामत या नंदा देवी या त्रिशूल। तो बताएंगे कौन नहीं है? तो इसमें जो है वह गोसाई थान नहीं है। जो ये पहाड़ है कामत और नंदा देवी, त्रिशूल और बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये जितने भी हैं गंगोत्री, ये सब आते कहाँ से हैं? तो यह कुमाऊं हिमालय से, कुमाऊं हिमालय से जुड़े हैं। कुमाऊं हिमालय से सब अटैच है। कौन? जैसे कामत और नंदा देवी, त्रिशूल और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, माना, ये जो है ये किस पर्वत शिखर से जुड़ते हैं? तो यह कुमाऊं हिमालय से जुड़ते हैं। लेकिन जो ये गोसाई थान है यह इनसे नहीं जुड़ता है। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में पम्पास घास के मैदान उपस्थित है? तो बताएंगे जो पम्पास घास है वह कहाँ पर उपस्थित है? तो जो पम्पास घास है यह दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना, जिसे हम अर्जेंटाइन भी कहते हैं, अर्जेंटाइन में पाया जाता है। और इसका जो कुछ हिस्सा जो है वह जाता है कहाँ पर? उरुग्वे और पराग्वे। इसे याद रखेंगे। ये जितने भी देश हैं यह दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। जो अर्जेंटाइन है, उरुग्वे और पराग्वे में जो है इसका जो है पम्पास घास का ज़्यादा तो मात्रा में नहीं आता है, लेकिन हल्की मात्रा जो है उसका भी अंश पाया जाता है। लेकिन जो है यह पाया जाता है मुख्य रूप से कहाँ पर? तो वह अर्जेंटीना या फिर अर्जेंटाइन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे गहरी झील कौन है? विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, क्रेटर है या फिर न्यासा है या फिर टंगिका है? तो बताइए कौन है? तो वह बैकाल झील। कौन है? तो वह बैकाल झील है। तो बता दें इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई है 4700 फीट। 4700 फीट इसकी गहराई है। और बता दें इसके बारे में, तो यह मीठे पानी की सबसे गहरी झील है। यहाँ पर आप इस बात को ध्यान देंगे कि मीठे पानी की सबसे गहरी झील और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अगर बताई जाए कौन है, तो सुपीरियर जो नदी है, सुपीरियर नदी, वह सबसे बड़ी मीठे पानी की नदी है। लेकिन सबसे गहरी मीठे पानी की झील बोला जाए तो वह बैकाल है, जो कि सबसे गहरी झील कौन है? तो यह बैकाल झील है। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है? यानी कि वह कौन सी गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस पर सर्वाधिक प्रभाव डालती है, यानी कि ग्रीन हाउस पर प्रभाव डालती है? तो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है या जल वाष्प है? तो बताइए कि कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है? तो बताइए वह कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, जो कि अधिक मात्रा में यह पाया जाता है ओजोन परत में, जिसे ग्रीन हाउस कहते हैं। आगे देखते हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं? यानी कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बताएंगे एनीमोमीटर की, कोरोलोमीटर की, क्लासीमीटर या फिर अल्टीमीटर? किस मीटर का प्रयोग करते हैं प्रकाश की तीव्रता नापने में? तो बताएंगे तो किसका करते हैं? लक्सीमीटर का प्रयोग करते हैं। लक्सीमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्सीमीटर का प्रयोग करते हैं। और बात करें एनीमीटर का, एनीमोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग जो करते हैं वायु वेग की माप के लिए, वायु का जो है वेग इससे नापा जाता है। अब बात करें क्लोरोमीटर की, तो क्लोरोमीटर से क्या नापते हैं? तो इसमें ऊष्मा की गति नापी जाती है। किसकी? इससे जो है क्लोरोमीटर से ऊष्मा की गति मापते हैं। और जो अल्टीमीटर है, अल्टीमीटर से ऊंचाई जो है, ऊंचाई सूचित करने वाला एक यंत्र है। इससे क्या करते हैं हम? अल्टीमीटर से यह कितना मीटर है, कितना किलोमीटर है,
इसको जो है यह पैमाने से बताता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, अल्टीमीटर से। तो आइए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10 घाते -4 सेमी होता है, या 10 घाते -7 सेमी, या 10 घाते -8 सेमी, या 9 घाते -10 घाते -9 सेमी। तो बताइए क्या होता है 1 नैनोमीटर बराबर? तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 घाते -9 सेमी। कैसे? जैसे होता है 1 माइक्रोन बराबर 1 माइक्रो 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? तो 10 घाते -6 होता है। और जिस तरह से एक एंगस्ट्राइम बराबर क्या होता है? तो 10 घाते -10 होता है। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10 घाते -7 सेमी। और एक एंगस्ट्राइम बराबर होता है 10 घाते -10 सेमी। उसी तरह से 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 घाते -9 सेमी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में जानते हैं? लाफिंग गैस जिसे भी कहते हैं, जिसे हास्य, यानी कि वह कौन सी गैस है जिससे मनुष्य को सुंघा देने पर जो है उसकी अल्प मात्रा में, यानी कि एक अंश को लेकर के अगर आदमी को उसको सुंघा दिया जाए तो आदमी जो है हंसने लगता है। हास्य गैस जिसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। तो कौन सी गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड है, या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, या फिर नाइट्रोजन टेटा ऑक्साइड। तो बताइए कि वह कौन सी गैस है कि आदमी को सुंघा देने पर आदमी जो है हंसने लगता है? तो वह कौन सी गैस है? तो वह गैस है नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम N2O भी कहते हैं। N2O, इस गैस को जो है आदमी को सुंघा देंगे, आदमी इसको सूंघने के बाद जो है हंसने लगता है। यह प्रयोग कब किया जाता है? तो यह प्रयोग होता है जैसे जब आदमी को बेहोश करना हो उस वक्त, या फिर ऑपरेशन के दौरान करते हैं, या फिर उसके दांत को उखाड़ रहे हो या इस तरह से कुछ कार्य कर रहे हो, तो जिस जैसे अचानक कार्य करना हुआ तो आदमी को क्या कहते हैं कि गैस सुहा देते हैं तो आदमी जो है वह हंसने लगता है, तो उसे दर्द का थोड़ा पता नहीं चलता है। इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, पुच्छल तारे की पूछ की दिशा सदैव होती है। जो पुच्छल तारे होते हैं उसकी जो पूछ होती है उसकी दिशा जो है सदैव किधर होती है? तो बताइए कि वह सूर्य से दूर की ओर होती है, सूर्य की ओर होती है, उत्तर पूर्व की ओर होती है, या फिर दक्षिण पूर्व की होती है। तो बताइए कि जो उच्छल तारा है इसकी जो दिशाएं पूछ की होती है वह किधर होती है? तो वह सूर्य से दूर की ओर होती है, यानी कि सूर्य से दूर की ओर होती है। यह सूर्य से काफी दूर होते हैं उच्छल तारे, यह सूर्य से काफी दूर होते हैं। इसे हम आकाशीय धूल भी कह सकते हैं। क्या? आकाशीय धूल, या बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? इसे बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड भी कहा जाता है, जो कि सूर्य से काफी दूर अंधेरे में दिखाई देते हैं। और इनकी जो पूंछें होती है वह सूर्य की ओर होती है, और ऐसा लगता है कि यह सूर्य से जो है दूर जा रहे हैं। इनका जो शिखर होता है, इनका जो शीश होता है वो लग रहा है कि उससे कि यह सूर्य से दूर जा रहे हैं। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी बिहार कौन सा है? बताइए कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो वह सबसपुर पक्षी बिहार है, या बखीरा पक्षी बिहार है, या नवाबगंज पक्षी बिहार है, या फिर साड़ी पक्षी बिहार है। तो बताएंगे कौन है? तो वह नवाबगंज पक्षी बिहार है। यह जो है उन्नाव में पाया जाता है। उन्नाव जो कि जिला है यूपी का, इसमें जो है वह पाया जाता है। नवाबगंज में ये जो पक्षी है वह जो कि हाइट में साइज में सबसे छोटी पक्षी यही है। कहाँ पाई जाती है? तो उन्नाव में पाई जाती है। आगे देखते हैं, मुख्य बैंक को 14 का राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो यह हुआ 1968 में, 1969 में, 1970 में, 1971 में। तो बताएंगे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था यह वर्ष 1969 को होता है, वर्ष 1969 को होता है। और इस समय जो प्रधानमंत्री थी, इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो वह इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी जो थी वह इसमें प्राइम मिनिस्टर थी। और इन्होंने क्या किया कि जिनका भी राशि, जिस बैंक की राशि 50 करोड़ या उससे अधिक है, वो सभी जो है किसमें तो राष्ट्रीयकरण उनका हो जाएगा। तो इन्होंने जो है कितना 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ किया था। कब? 1959 में,
यह पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। इस डेट को आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि यह कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो इंदिरा गांधी थी, और जिसका 50 करोड़ से अधिक का राशि है उसे कर दिया गया। इतना बात आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, यानी कि किसे विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं, बताएंगे। हवाई द्वीप समूह को कहते हैं, क्यूबा को कहते हैं, या भारत को कहते हैं, या फिर फिलीपींस को कहते हैं। तो बताएंगे किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो यह क्यूबा को कहते हैं। किसको, यह क्यूबा को कहते हैं। क्यूबा की जो क्यूबा है ये कहाँ पे है, तो क्यूबा जो है यह साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है। और क्यूबा की राजधानी की बात करें तो हवाना इसकी राजधानी है। हवाना राजधानी है किसकी, तो क्यूबा की। और क्यूबा कहाँ पे है, तो यह साउथ अमेरिका में है। इसे चीनी का कटोरा कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है अधिक मात्रा में गन्ने उगाए जाते हैं और चीनी जो है उससे निर्मित होता है, इसलिए इसको जो है चीनी का कटोरा कहते हैं। आगे देखते हैं। नाबार्ड अस्तित्व में आया। नाबार्ड जो है, नाबार्ड यहाँ कब अस्तित्व में आया, तो बताएंगे 1979 में आया, 1980 में आया, 1981 में आया, या फिर 1982 में आया। तो यह कब अस्तित्व में आया, नाबार्ड अस्तित्व में कब आया, तो बताएंगे। यह आया 1981 में। कब आया, 1981 में। तो 12 जुलाई 1981 में अस्तित्व में आया। तो इसकी समिति के तहत यह आया था, याद रखेंगे। शिव रमन समिति के अध्यक्षता में यह जो है नाबार्ड वह अस्तित्व में आया। आगे देखते हैं 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है, तो लिंगराज मंदिर है, या राज रानी मंदिर है, कोणार्क मंदिर है, या जगन्नाथ मंदिर है। तो बताएं कि कौन सी मंदिर है जो सूर्य मंदिर के नाम से जाते हैं, तो वह कोणार्क मंदिर है। कहाँ पड़ता है, क्या उड़ीसा में पड़ता है। जैसे कोणार्क मंदिर सूर्य को समर्पण है, यह मंदिर कहाँ पे पड़ता है, क्या उड़ीसा पड़ता है। उड़ीसा का यह मशहूर मंदिर है जो कि हिंदू धर्म का सबसे पवित्र मंदिर है। या एग्जाम में कई बार देखने को मिला है कि कोणार्क मंदिर से काफी क्वेश्चन बनते हैं, या उड़ीसा पाया जाता है। आप इसे जो है अच्छे से याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है। वायु की जो गति होती है वह किसके द्वारा नापी जाती है, तो बताइए। वायु की गति बैरोमीटर से नापी जाती है, एनीमोमीटर द्वारा नापी जाती है, हाइड्रोमीटर, या फिर विंडोमीटर। तो बताइए किस यंत्र से जो है वायु की गति नापते हैं, तो बताइए। यह एमीनोमीटर द्वारा नापी जाती है। किससे, तो यह एमीनोमीटर द्वारा नापी जाती है। बात करें बैरोमीटर से क्या नापते हैं, तो यह वायुदाब जो है वह बैरोमीटर से नापते हैं। और हाइड्रोमीटर की बात करें कि हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं, तो इसे नापते हैं द्रव का घनत्व। क्या नापते हैं, द्रव्य का घनत्व जो है इसे नापते हैं। अब बात करें विंडोमीटर से, तो विंडोमीटर से क्या नापते हैं, तो वायु की दिशा को नापते हैं। किससे, वह विंडोमीटर से वायु की दिशा नापते हैं। हाइड्रोमीटर से द्रव्य का घनत्व नापते हैं। और एनीमोमीटर से क्या नापते हैं, तो वायु की गति नापते हैं। बैरोमीटर से क्या नापते हैं, तो वायु दाब नापते हैं कि वायु का दाब कितना है, तो बैरोमीटर से नापा जाता है। आगे अगला क्वेश्चन हमारा 24 नंबर। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित किया गया है। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर स्थित किया गया है, तो नई दिल्ली में स्थित किया गया है, मुंबई में, सूरत में, या फिर जयपुर में, बताएंगे। तो सबसे ज्यादा हीरा जो है, हीरे का काम कहाँ पे होता है, तो बस सूरत। कहाँ पे, या सूरत जो कि गुजरात में पड़ता है। सूरत गुजरात में सबसे अधिक मात्रा में हीरे का काम होता है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि हीरे जो है घसने का काम कहाँ पे होता है, तो सूरत में होता है। इससे आपको यह याद भी हो जाएगा कि हीरे संस्थान जो उपस्थित है कहाँ पे है, तो सूरत में। कहाँ पे, यह सूरत में उपस्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी, यह स्थापित कब किया गया था, तो 1978 में। इसे याद रखेंगे कि जो हीरा का संस्थान है या कब उपस्थित किया गया, या 1978 में किया गया। कहाँ पे, सूरत गुजरात में। अगला क्वेश्चन हमारा 25 नंबर। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। जो कथक एक डांस है, तो इस डांस के जो है आप सुने होंगे बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज जो है इस कथक के
बहुत अच्छे खासे नृत्यक है। पूछता है कि पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित थे, तो वह कथक से थे, जो कि यूपी का यह नृत्य है। बात करें कथकली, तो कथकली केरल से है, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। तो बताएंगे राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है कहाँ पे है? आगरा में है, लखनऊ में है, कानपुर में है या फिर बनारस में है? तो बताएंगे कहाँ पर स्थित है? यह जो है लखनऊ, कहाँ पे? यह लखनऊ पे उपस्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक गीत है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है? टप्पा है, धरमा है, कव्वाली है या फिर बिरहा है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है बताइए? क्या है? तो बिरहा है, बिरहा। आगे आते हैं 37 नंबर। निम्नलिखित में से कहाँ शंकुभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? तो बताइए बनारस में किया जाता है, विंध्याचल में, मेरठ में या फिर सहारनपुर में? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? यह सहारनपुर। कहाँ पर? यह सहारनपुर में शंकुभरी देवी का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है। प्रसिद्ध गायक जो है भीमसेन, या किससे संबंधित है? किस घराने से संबंधित है? तो बताइए कि यह बनारस घराने से है या फिर किराना घराने से है या फिर लखनऊ घराने से है या फिर रामपुर घराने से है? कौन? तो गायक भीमसेन जोशी। बताइए कि कहाँ से है, किस घराने से संबंध रखते हैं? तो यह जो है किराना किराना घराना से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? अशोक के समय जो है अभिलेख जो दर्शाए गए थे, वह किस लिपि में, यानी कि खरोष्ठी जो है खरोष्ठी लिपि में है? कौन सी वह अभिलेख है? वह कालसी है या फिर गिरदार है या फिर सहवाजगढ़ी है या फिर मेरठ है? तो बताएंगे कौन सा है? तो यह जो है सहवाजगढ़ी जो है यह खरोष्ठी लिपि में है। तो बात करें अशोक जो है वह अपने जो अभिलेख लगवाया था, वह जो है कितनी भाषाओं में जो है उसके अभिलेख है? तो लिखेंगे ब्राह्मी लिपि में है, पहला ब्राह्मी लिपि, दूसरा खरोष्ठी लिपि में है, खरोष्ठी लिपि, और यूनानी में है, और अरामेइक में। किसमें? अरामेइक, यूनानी में है, खरोष्ठी में है और ब्राह्मी में है। उसके जो अभिलेख है वह 4 भाषाओं में है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? तो मगध की राजधानी नहीं रही, वो कौन सी एक महाजनपद है? तो वह गिरिब्रज है, राजगृह है, पाटलिपुत्र है या फिर कौशाम्बी है? मगध की जो है राजधानी नहीं रही। कौन है जो महाराज की जो है मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? आंसर करेंगे वह कौशाम्बी। कौन? कौशाम्बी। मगध की बात करें तो मगध के जो संस्थापक माने जाते हैं, कौन? तो वह बिम्बिसार। बिम्बिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है, और इसने ही मगध साम्राज्य का पहला शासक कौन था? तो वह बिम्बिसार था। बिम्बिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु, इसने अपने पिता को मरवा करके जो है गद्दी में बैठा अजातशत्रु। इसे जो है पितृहंता वंश भी कहते हैं। कौन? क्या? तो पितृहंसा वंश के नाम से भी जानते हैं किसको? तो हर्यक साम्राज्य को। इसे आप याद रखेंगे। लिस्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र कौन सा था? उत्तर प्रदेश का पहला जो हिंदी पत्र था कौन था? वह सरदल अखबार था, बनारस अखबार था, काशी अखबार था या फिर वज्र अखबार था? तो कौन सा था बताएंगे? वह बनारस अखबार। कौन था? उत्तर प्रदेश का जो हिंदी भाषा में था तो बनारस अखबार था। कब? 1845 में यह छपा था हिंदी भाषा में, जिसका नाम बनारस अखबार रखा गया। यह उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी अखबार था। आगे आते हैं। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में उपस्थित है? लखनऊ में है या फिर इज्जतनगर में है या फिर बरेली में है या फिर कानपुर में है? तो बताइए कहाँ पे है? तो वह कानपुर। कहाँ पर? चीनी अनुसंधान जो है वह कानपुर में उपस्थित है। अगला है हमारा, उत्तर प्रदेश में लायन
सफारी पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में लायन सफारी पार्क कहाँ है? कानपुर में है, इटावा है, नोएडा है या फिर गाजियाबाद है? तो कहाँ पे है? तो वह इटावा में है। नेक्स्ट है हमारा न्यायमूर्ति सुमेश्वर नाथ भंडारी को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश फरवरी 2022 में नियुक्त किया गया? जो न्यायमूर्ति है, जज है, मुनीश्वर नाथ भंडारी, इन्हें किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया कब? 2022 में। तो बताइए कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय का, मद्रास हाई कोर्ट का या फिर नैनीताल हाई कोर्ट? तो बताइए कि तो कहाँ के बने हैं जो कि मुख्य न्यायाधीश? ये बने हैं मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास उच्च न्यायालय के ये जो है मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला आता है हमारा 35 नंबर। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने 26 फरवरी 2022 को किस अभियान की शुरुआत की? जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है मनसुख मंडाविया ने 26 में यानी 26 फरवरी 2022 को किस अभियान की शुभारंभ किया? तो बताएंगे राष्ट्रीय पोषण अभियान 2.0 या राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान या टीबी रोको अभियान या स्वच्छ भारत अभियान? तो बताइए जो मनसुख मंडाविया द्वारा यह अभियान शुरू किया गया वह कौन सा अभियान है? यह है राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान। राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान जो है वह मनसुख मंडाविया द्वारा यह 26 फरवरी 2022 को अभियान यह चलाया गया। अगला आता है हमारा 36 नंबर। भारतीय नौसेना ने किस जहाज में 18 जनवरी 2022 को हुए धारवे में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई? यानी कि नौसेना का जो जहाज है यह 28 फरवरी 2022 को हुए धमाके में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। तो बताइए कि उस जहाज का नाम क्या था? उस जहाज का नाम बताएंगे INS विजय, INS रणवीर था या INS हंस था या INS विराट था? उस जहाज का नाम क्या था जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई? तो बताइए उसका नाम था INS रणवीर। याद रखेंगे कि यह धमाका कब होता है? 18 जनवरी 2022 को यह धमाका हुआ। इस धमाके में जो है 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और इस भारतीय नौसेना के किस जहाज में? तो यह INS रणवीर के नाम था उस धमाके में जो 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। आगे आते हैं 37 नंबर। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम कंपनी में ऑटोमेटिक मार्ग से कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा की 26 फरवरी 2022 को मंजूरी प्रदान की है? बताइए कि 5% को, 10% को या फिर 15% या फिर 20%? तो बताइए कितने परसेंट का? तो 20%। कितना? 20%। आगे आता है हमारा अंतिम क्वेश्चन। 12 फरवरी 2022 को स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती बनाई गई? स्वामी दयानंद सरस्वती की जो जयंती बनाई गई कौन सी बनाई गई? 75वीं, 92वीं या 102 या 198? तो बताएंगे तो वह 198वां जयंती जो है बनाई गई 12 फरवरी 2022 को। तो ये थे हमारे कुछ जीएस के मुख्य क्वेश्चन जो कि हमने 38 क्वेश्चन किए। तो अब हम शुरू करते हैं अपना हिंदी का चैप्टर। तो आइए देखते हैं आगे। मेरा हिंदी का हमारा सवाल, हिंदी का पहला क्वेश्चन, शेष कादम्बरी की रचयिता कौन है? जो शेष कादम्बरी है उसके रचयिता कौन है? नरेश मेहता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, बाणभट्ट है या फिर अलका सरावगी है? तो बताइए कि कौन है शेष कादम्बरी के लेखक या रचयिता? तो कौन है? तो वह अलका सरावगी इसके रचयिता है। आगे आते हैं। प्रिय प्रवास किसकी काव्य कृति है? प्रिय प्रवास किसकी काव्य कृति है? मैथिली शरण गुप्त की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, श्रीधर पाठक की, रामधारी सिंह दिनकर? प्रिय प्रवास किसकी महाकाव्य है? तो बताइए कि किसकी महाकाव्य है? तो यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये जो है आप हरिऔध के नाम से याद करेंगे, बाकी तो ये अच्छे से आपको याद हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कभी कभी इनका जो है शॉर्ट नाम पूछ लेता है, तो आप इसे याद रखेंगे। आगे आते हैं। आत्मजयी की रचयिता कौन है? आत्मजयी की रचयिता श्रीकांत वर्मा जी है, नरेश मेहता जी है, कुंवर नारायण जी है या फिर मुक्ति बोध? तो बताइए कौन है आत्मजयी के रचयिता? तो कौन है? तो है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जो है आत्मजयी के रचयिता है।
आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सतमार्ग का सन्धि विच्छेद क्या है? सतमार्ग का सन्धि विच्छेद क्या है? सत्य मार्ग, सतधर्म मार्ग, या सद धर्म मार्ग, या सतधर्म मार्ग? बताइए कौन सा है? सतमार्ग, सतमार्ग, सत्य मार्ग, या फिर सनत मार्ग? कौन सा है? तो क्या होगा इसमें? 42 में होगा सतमार्ग। द का त हो जाना, संधि भी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ड का ता हो जाना, तो क्या होगा? सत का ता का जो है ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर, अभ्युदय का सन्धि विच्छेद क्या होगा? अभ्युदय का सन्धि विच्छेद क्या होगा? अभिधर दय, अभिधर उदय, अभिधर उदय, अभिधर दय। तो बताइए कि क्या होगा? अभ्युदय का सन्धि विच्छेद तो होगा अभिधर उदय, अभिधर उदय इसका सन्धि विच्छेद होगा। नेक्स्ट देखते हैं, परमेश्वर में समास बताइए। परमेश्वर में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, या फिर बहुब्रीहि समास? कौन सा समास होता है परमेश्वर में? तो बताएंगे, तो इसमें होता है बहुब्रीहि समास। परम जो परमेश्वर है, जो ईश्वर है, उनके ऊपर बहुब्रीहि समास बनेगा, जिसका जो है एक तीसरा अर्थ निकल रहा हो। आगे देखते हैं, देव सेवा, देश सेवा में समास बताइए। देश सेवा में कौन सा समास है? कर्मधारय है, द्विगु है, तत्पुरुष है, या फिर बहुब्रीहि है? कौन है देश सेवा में? तो वह तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 नंबर, प्रभा कीट किसका पर्यायवाची है? प्रभा कीट जो है या किसका पर्यायवाची है? पतंग का है, तारा का है, जुगनू का है, या फिर मच्छर का है? बताएंगे प्रभा कीट किसका पर्यायवाची है? तो किसका है? तो वह जुगनू का है। किसका? कीट, प्रभा कीट, जुगनू। प्रभा कीट किसका पर्यायवाची है? तो वह जुगनू का पर्यायवाची है। टेस्ट है, जल का पर्यायवाची है, अब्बू है, तोय है, वारी है, या ये सभी? तो बताएंगे क्या होगा जल का पर्यायवाची? तो ये सभी होगा। वारी भी होता है, तोय भी होता है, अब्बू भी होता है, जल के सब पर्यायवाची होते हैं। अगला है, उच्छ्वास का विलोप होगा। उच्छ्वास का विलोप क्या होगा? निश्वास, विश्वास, उत्साह, समवास। तो बताइए उच्छ्वास का विलोप शब्द क्या होगा? क्या होगा? निश्वास। अगला है हमारा 49 नंबर, ऊहापोष का विलोप कौन सा है? ऊहापोष का विलोप क्या होगा? असमंजस, निसंदेह, अनिश्चित, या फिर निश्चित? बताएंगे ऊहापोष, ऊहापोह का विलोप क्या होगा? तो ऐसा करेंगे क्या होगा? तो वह निश्चित होगा। 50 नंबर है, रीत का विलोप क्या है? रीत का विलोप कौन है? तो अनित्य है, विनीत है, दम्भी है, या फिर सरल है? तो बताएंगे 50 नंबर का आंसर क्या होगा? तो वह अनित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर, क्षमा किए जाने योग्य, क्षमा किए जाने योग्य क्या है? क्षम्य है, क्षमावान है, क्षमाशील है, या क्षम्य है? तो बताएंगे क्षमा करने योग्य, क्षमा किए जाने योग्य कौन है? तो वह क्षम्य है। अगला है हमारा, प्रतिकार करने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं? प्रतिकार करने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं प्रतिवाद कहते हैं, प्रतिकांक्षा कहते हैं, प्रति चिकित्सा कहते हैं, या प्रतिवेग कहते हैं? तो बताएंगे क्या होगा? तो इसे प्रति चिकित्सा कहते हैं। अगला है हमारा, साटिका शब्द का तद्भव है। साटिका शब्द का तद्भव क्या होगा? साइका होगा, साड़ी होगा, शयन कक्ष होगा, या फिर शया होगा? तो बताएंगे साटिका शब्द का तद्भव क्या होगा? क्या होगा? साड़ी होगा। अगला है हमारा, प्राकृतिक में उपसर्ग बताइए। प्राकृतिक में उपसर्ग बताना है आपको। परा होगा, परी होगी, प्र होगा, प्रति होगा? क्या होगा? तो इसमें प्र जो कट जाएगा, कृत जो है, दोनों शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। प्र का भी निकलेगा और कृति का भी निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिबिंब में उपसर्ग बताइए। प्रतिबिंब, प्र होगा, प्रति होगा, या फिर परि होगा, या फिर परा होगा? तो बताएंगे 55 नंबर आंसर क्या होगा? तो इसमें प्रति होगा।
क्योंकि प्र काटेंगे तो तिबिंब का अर्थ नहीं होगा, इसलिए प्रतिधन बिंब, प्रतिबिंब। आगे आते हैं। आंखों में खून उतरना, आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? क्रोध से आंख मुंह लाल होना, बीमार होना, क्रोध में पक्ष शब्द कहना या विनाश करना। तो बताएंगे 56 नंबर का आंसर क्या होगा? तो क्रोध में आंख मुंह लाल होना। आदमी को जब क्रोध चढ़ जाता है तो उसकी आंखें मुंह जो है तो लाल हो जाती है, या उसे कहते हैं आंखों में खून उतरना। अगला है हमारा खून सवार होना। मुहावरे का किस अर्थ में प्रयोग होता है? किसी को मार डालने को उद्धत होना, क्रोध आना, किसी को भड़काना या बेकाबू हो जाना। तो आंसर करेंगे 57 नंबर का आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, किसी को मार डालने का उद्धत होना, यानी कि किसी को मार डालने का इच्छा, सिर पर सवार हो जाना, सिर पर खून सवार होना या फिर खून सवार होना। अगला है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी को हमें चुनना है, बताएंगे। अंतर्निहित है, अंतर्निहित है, या फिर अंतर्निहित है, या फिर अंतर्निहित है। तो बताइए कि इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आंसर करेंगे 58 नंबर का। तो इसमें अंतर्धन निहित, अंतर्निहित, ये जो है शुद्ध वाक्य है। अगला हमारा सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है। अपवंचक होगा, अपवचक होगा, अपेवंचक होगा, या फिर अपवंचक होगा। तो बताएंगे कौन सा जो शब्द है वह शुद्ध है? कौन सा इसमें शब्द शुद्ध है? तो वह अपवंचक, अपवंचक जो है वह शुद्ध है। आगे आते हैं। बरो सबसे रघुवंश कुठार की धार वे, वारम बाजी सरत्याही, बाण की वायु उड़ान में लक्षण, लक्ष्य करो हरिया समर्त्याही। उपरोक्त पद में कौन सा रस है? इसमें भयानक रस है, करुण रस है, रौद्र रस है, या भक्ति रस है। तो बताएं कि इसमें कौन सा रस है सृष्टि का? तो इसमें जो है रौद्र रस है। कौन सा रस है? तो इसमें रौद्र रस है। आगे आते हैं। सौवे कित चकोर तू सफल करे कि नैन, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरिया रैन, फिरी अंधेरी अंधियारी रैन सखे, लखी सोच करोगे सजन, सगज रहे नाही भूली कालकृत आज परोगे। बैरव दी दयाल लाल या काल राखोवे, रोम रोम प्रति शोभ कलाना, लखत खीर सोवे। उपरोक्त पद्य है, या कौन सा पद्य है? या सवैया है, या दोहा है, कुंडली है, या फिर चौपाई है? ये जो वाक्य है यह क्या है? यह सवैया है, दोहा है, कुंडली है, या फिर चौपाई है? तो बताइए यह क्या है? यह कुंडलियां है। आगे है हमारा, ठगे है वो ध्रुव डार गवे, धनु कांधे धरे कर सवार ले। उपरोक्त पद्य है, यह क्या है? सवैया है, वैरवे है, सोरठा है, या फिर उल्लाला है? तो बताइए कि यह शब्द क्या है? 62 नंबर का। यह सवैया है। क्या है? यह सवैया है। आगे देखते हैं। गर्व करऊ रघुनंदन जिन बन माही, गर्व करऊ रघुनंदन जिन बन माह, देखत देखऊ आपन मूर्ति सिय के छा। उपरोक्त पद में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, या फिर प्रतीत अलंकार है, या फिर व्यतिरेक अलंकार, या उल्लेख अलंकार? तो बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें प्रतीत अलंकार है। तो ये थे हमारे टोटल 63 क्वेश्चन, जो कि हिंदी प्लस जीएस के कुछ मुख्य क्वेश्चन रहे। तो आज का हमारा प्रैक्टिस यहीं पर समाप्त होता है। तो आप हमारे साथ इसी तरह से कंटिन्यू बने रहिए। आपका एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ रहा है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि एग्ज़ाम जो है अच्छे से निकल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।